यहाँ पर एक पंचू बाबा जी के प्रसिद्ध निगोड़ों की दुकान है, तो आप यहाँ पर निगोड़े ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है, इस वजह से आपको यहाँ से लगभग आधा इटावा शहर नज़र आ जाएगा। और अभी मैं कालीबान मंदिर देख कर आया था। जो मुख्य प्रवेश द्वार कालीबान मंदिर का मैंने आपको अभी दिखाया था, उसके जब आप अंदर आएंगे तो मंदिर आपको सामने देखने के लिए मिल रहा है। इसके यहाँ पर साइड से एक रास्ता जाती है। और हाँ, इस मंदिर की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो दोस्तों, आप चाहे कभी भी रात में या फिर दिन में इस मंदिर में आ सकते हैं। बाहर से भले ही गेट बंद हो तो आप उसको खोल के अंदर की तरफ आ सकते हैं। देख सकते हैं ये विक्टोरिया हॉल है। मैं अभी इसके टेरेस पर खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ यमुना और चंबल नदी के संगम के पास स्थित उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में जो कि अपने प्राचीनतम किला, स्मारकों और मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जैसे कि आपको मेरे पीछे का नज़ारा देखकर समझ आ गया होगा, ये मेरे पीछे लाइन सफारी है। तो हो सकता है आप ये समझ गए होंगे, मैं इस समय हूँ इटावा शहर में। वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप कैसे और किन किन माध्यमों से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। साथ में यहाँ पर रुकने और खाने की व्यवस्था क्या क्या है, फेमस खाने की चीज़ें आपको यहाँ पर कैसी क्या मिल सकती हैं, साथ में यहाँ पर घूमने लायक क्या क्या स्थान है। मतलब पूरी जानकारी आपको इटावा से रिलेटेड इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गुप्ता और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी पर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ट्रैवलिंग वीडियोस वगैरह देखने के लिए मिलती रहें। और हाँ, नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी लिखकर आ रही है, तो आप चाहें तो मुझे उस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ, क्योंकि उस पर मैं सबसे पहले पोस्ट डाल देता हूँ। और अगर आप मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं कहीं जाता हूँ उससे रिलेटेड ब्लॉग्स भी मैं बनाता हूँ, कैसे मैं जा रहा हूँ, क्या क्या मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे मैं अपनी वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ, तो उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल है चंबल का लड़का नाम से। तो आप चाहें तो उसको यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे इटावा की वीडियो को दोस्तों मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो है इटावा मुख्य शहर के आसपास के जो दर्शनीय स्थल हैं, जो घूमने वाले स्थान हैं, उनसे रिलेटेड, मतलब उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जो कि आप इसी वीडियो में देखेंगे। और हाँ, इटावा से जो दूर दूर स्थान है लेकिन इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, जो कि मेरे इसी चैनल पर अगले हफ्ते अपलोड की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस वाली वीडियो को भी देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो में मैं जो भी जगहें दिखा रहा हूँ उन सब की डिटेल अगर आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं दिखाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर इटावा में जो भी जगहें हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर की हैं, उनमें से ज़्यादातर स्थानों की आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप इटावा पहुँच कैसे सकते हैं। तो आप चाहें तो रेलवे के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा यहाँ का रेलवे स्टेशन है और ज़्यादातर जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं उनसे ये जगह कनेक्टेड है। तो अगर आपके शहर से डायरेक्ट यहाँ तक के लिए ट्रेन मिल रही है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो ग्वालियर, कानपुर या फिर दिल्ली से डायरेक्ट आपको यहाँ तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और जब आप दोस्तों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो सामने यहाँ पर घोड़ा चाय की एक शॉप है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ की आप मैगी या फिर चाय वगैरह ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी फेमस है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही दोस्तों 2 गेट हैं, और जब आप दूसरे नंबर गेट से सामने आएंगे, सामने जैसे कि आपको नज़र आ रहा है शास्त्री चौराहा बना हुआ है, उसके बगल में यहाँ पर विशाल प्रेम बेकरी है एक। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यहाँ की रगड़ा पेटे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप दोस्तों बस के माध्यम से भी इटावा आना चाहते हैं तो यूपी के तो ज़्यादातर छोटे बड़े सभी शहरों से ये जगह रोड सर्विस से भी कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप दूसरे राज्य के बड़े बड़े शहरों से भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो कई शहरों से डायरेक्ट बस आपको यहाँ के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ का सरकारी बस स्टैंड है और इसके सामने भी कई सारे होटल्स वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह की आपको फैसिलिटी वगैरह मिल जाएंगी। और इटावा के सरकारी बस स्टैंड और इटावा रेलवे स्टेशन के दूरी में लगभग 1 किलोमीटर का अंतर है, और इन्हीं दोनों के बीच में आपको प्राइवेट बसेस की भी सर्विस मिल जाती हैं। अब आखिरी में अगर मैं बात करूँ, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है आगरा का, जिसकी डिस्टेंस लगभग इटावा से 130 किलोमीटर के आसपास है। और दूसरे नज़दीकी एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है कानपुर का, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस लगभग 160 किलोमीटर के आसपास है। तो आप चाहें तो फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप दोस्तों अपनी प्राइवेट कार से या फिर बाइक वगैरह से भी इटावा शहर घूम रहे हैं तो जितने स्थान मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ उनमें ज़्यादातर सभी स्थानों पे फ्री कार या फिर बाइक पार्क करने की व्यवस्था है, लेकिन अगर कहीं पर चार्ज वगैरह लग रहा होगा तो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। अब बात करते हैं, एक बार जब आप इटावा पहुंच गए तो इसके बाद आपके पास रुकने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लग्जरी और बजटेड होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप बस के माध्यम से बस स्टैंड या फिर रेलवे के माध्यम से रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं तो रेलवे स्टेशन के आमने सामने भी काफ़ी सारी आपको होटल्स, लॉज और धर्मशालाओं की फैसिलिटी मिल जाएगी। इसी तरीके से बस स्टैंड के आमने सामने भी आपको काफ़ी सारी होटल्स, लॉज, धर्मशालाओं की फैसिलिटी मिल जाती है। और अगर आप लग्जरी होटल वगैरह देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इटावा शहर के बीचों बीच में और जो आसपास का एरिया है, जैसे कि इटावा का जो मुख्य हाईवे है अगल बगल से निकला हुआ, उसके आसपास आपको काफ़ी सारे लग्जरी होटल्स की
फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप इटावा शहर में ही रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड के आसपास कोई अच्छा होटल ढूंढ रहे हैं तो आप चाहें तो हमारा आसियाना होटल जो कि वी मार्ट के ऊपर बना हुआ है उस पर रुक सकते हैं, और इसके अलावा चाणक्य होटल और भी काफ़ी सारे आपको होटल की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब आने और रुकने की बात तो हो गई, अब बात करते हैं यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, जिनमें से जो फेमस हैं वो मैं वीडियो में आगे दिखाता रहूँगा। जो जगह हम घूमते जाएंगे उसके आसपास जो होगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन अगर मैं बजट थाली की बात करूँ तो लगभग मैक्सिमम 100 रुपये में आपको बजट थाली मिल जाती है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे, और इसके बाद आपकी मर्जी है आप जिस तरीके की लग्जरी थाली ट्राई करना चाहें। अब दोस्तों आप सबसे पहले आ सकते हैं श्री सिद्धपीठ कालीबान मंदिर। जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है काफ़ी सजा हुआ अभी ये मंदिर है, क्योंकि हाल ही में 9 देवियाँ चल रही हैं तो उस समय यहाँ की रौनक कुछ अलग ही रहती है। जब आप इटावा के मुख्य रेलवे स्टेशन से या फिर बस स्टैंड से भिंड की तरफ लगभग 5 किलोमीटर के आसपास जाएंगे तो रास्ते में ही आपको ये मंदिर देखने के लिए मिलेगा। जो मुख्य प्रवेश द्वार कालीबान मंदिर का मैंने आपको अभी दिखाया था, उसके जब आप अंदर आएंगे तो मंदिर आपको सामने देखने के लिए मिल रहा है। इसके यहाँ पर साइड से एक रास्ता जाती है जहाँ से आप ऊपर की तरफ भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, और मंदिर के सामने आपको कई सारी प्रसाद की दुकानें भी नजर आ जाएंगी, जहाँ से आप चाहें तो मंदिर में चढ़ाने के लिए या फिर भोग लगाने के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से जब आप एंट्री लेंगे तो सीधे हाथ की तरफ आपको राम दरबार देखने के लिए मिलेगा। इससे थोड़ा सा आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है माता का मंदिर, जहाँ पर आपको माता रानी के भव्य दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और जब आप कालीबान मंदिर बाहर घूम के निकलेंगे वापस तो उसके थोड़ा सा आगे ही जब आप भिंड की तरफ और बढ़ेंगे लगभग 50 मीटर तो सामने ही आपको श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, यानी कि सीधे हाथ पे ही आपको ये जैन मंदिर देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कि आप सामने बोर्ड पे देख सकते हैं भिंड यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब आप भिंड जा रहे होंगे तो रास्ते में जो भिंड और इटावा को डिवाइड करती है नदी वो है चंबल नदी, तो आप चाहें तो चंबल नदी तक जा सकते हैं। उसके पहले ही यहाँ पर उदी कस्बा पड़ता है जहाँ के मिगोड़े काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो अगर आपको मिगोड़े पसंद हैं तो आप चाहें तो वहाँ तक जा सकते हैं। जब आप दोस्तों इटावा की तरफ से उदी आएंगे तो सामने आपको ये उदी का चौराहा नज़र आएगा। इसके लेफ्ट साइड में जब आप मुड़ेंगे तो सामने चक्कर नगर के लिए रोड जाती है, और अगर आप सीधे चले जाते हैं तो आप भिंड पहुँच जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप राइट साइड में मुड़ते हैं तो आपको सामने मिगोड़ा के काफ़ी सारे ठेलियाँ वगैरह लगी हुई नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर एक पंचू बाबा जी के प्रसिद्ध मिगोड़ों की दुकान है, तो आप यहाँ पर मिगोड़े ट्राई कर सकते हैं। जब आप दोस्तों कालीबान मंदिर या फिर उदी से वापस आएंगे तो आप इस तिराहे पर वापस आ जाएंगे। ये वही तिराहा है जब आप इटावा से मतलब इटावा रेलवे स्टेशन या फिर इटावा के बस स्टैंड से कालीबान मंदिर जा रहे होंगे तो ये भी आपको रास्ते में देखने के लिए मिलेगा। इस तरफ लाइन सफारी के लिए रोड जाती है, और यहीं से आप चाहें तो बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं इटावा के। और कालीबान मंदिर इस तरफ है जहाँ पर मैं अभी आपको घुमा कर लाया हूँ। लेकिन आप ये सोच रहे हो भैया सबसे पहले आपने कालीबान मंदिर क्यों घुमाया, तो कालीबान मंदिर थोड़ा सा ज़्यादा दूर पड़ता है, लेकिन बाकी सभी जगहें आप वापस की तरफ जब इटावा जाएंगे तो आपको रास्ते में एक एक करके देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि कालीबान मंदिर से लगभग आप 1 किलोमीटर पहले ही इस वाले चौराहे पर पहुंचेंगे। यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूर टिक्सी टेम्पल है जो कि इस सामने वाली रोड पर है, जो कि बाजार के लिए जाती है। अगर आप इसी रोड पर सीधे चले जाते हैं तो आप इटावा का जो मुख्य मार्केट है वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके शुरुआत में आपको टिक्सी टेम्पल देखने के लिए मिल जाएगा। उसके जस्ट बगल से ही रोड जाती है राजा सुमेर सिंह के किला के लिए, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। खैर चलिए मैं आपको वीडियो में आगे दिखा देता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको बताने भूल गया, ये जो तिराहा है यहाँ से आपको भिंड, ग्वालियर और मुरैना के लिए काफ़ी सारी बसेस लगी हुई मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं आपको यहीं से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप इस जगह पर आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड से आपको मात्र 20 रुपये देना पड़ेगा ऑटो या फिर टमटम वाले को, वो आपको यहाँ पर छोड़ देगा। और यहाँ से कालीबान मंदिर के लगभग 10 रुपये और लगेंगे। यानी कि अगर आप इटावा के रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड से कालीबान मंदिर जाते हैं तो लगभग 30 रुपये का आपका खर्चा आता है ऑटो या फिर टमटम का। भिंड के बस स्टैंड के बगल से या फिर जो मैंने अभी आपको तिराहा दिखाया था इसके जस्ट बगल से ही आपको ये सामने हरे कलर का बोर्ड नज़र आ जाएगा जिस पर लिखा हुआ है राजा सुमेर सिंह के किला या फिर गेस्ट हाउस के लिए आपको इस रोड पर सामने चले जाना है। और अगर आपको टिक्सी टेम्पल जाना है जो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर सीधे लगभग 50 मीटर जाना है, और राइट साइड में यहाँ पर टिक्सी टेम्पल बना हुआ है जो कि आपको यहीं से सामने भी नज़र आ रहा होगा। वो सामने आपको वहाँ पर भिंड वाला बस स्टैंड नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया था, जहाँ से भिंड, ग्वालियर और मुरैना के लिए बसेस वगैरह आपको मिल जाती हैं। वहाँ से जब आप मार्केट की तरफ जाएंगे तो लगभग 50 मीटर चलने के बाद ही आपको यहाँ पर टिक्सी टेम्पल नज़र आएगा, और मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके बगल में यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। इस मंदिर के बगल में यहाँ पर एक और शिव मंदिर भी है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं टिक्सी टेम्पल घूमने के लिए। ये मंदिर मुख्यतः भोले बाबा को समर्पित किया गया है, लेकिन मंदिर के अंदर और भी कई देवी देवताओं के आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर ही लगभग 4 मीनारें बनी हुई हैं जिसके अंदर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। टाइमिंग आपको मंदिर की ऊपर नज़र आ ही रही है। और हाँ, ये मंदिर भी दोस्तों इटावा के प्रमुख स्थानों में से एक है, तो अगर आप इटावा घूमने के लिए आ रहे हैं तो ये मंदिर देखना तो बनता ही है। ये मंदिर थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ है, तो लगभग मंदिर तक आपको जाने के लिए
40 से 50 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, मैं अभी खड़ा हुआ हूँ टिक्सी टेम्पल के मंदिर के जस्ट बगल में ही, क्योंकि ये मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है, इस वजह से आपको यहाँ से लगभग आधा इटावा शहर नज़र आ जाएगा। और अभी मैं कालीबान मंदिर देख कर आया था, यहाँ से आपको कालीबान मंदिर का मुख्य परिसर का जो एंट्री गेट था जो सजा हुआ था फूलों से, वो भी यहाँ से नज़र आ जाएगा। तो लगभग मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आधा 1 किलोमीटर के आसपास होगा कालीबान मंदिर। इस मंदिर के इर्द गिर्द लगभग 4 इस तरीके से गुम्बद बने हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, मेरे पीछे बना हुआ है। एक गुम्बद ये बना हुआ है, एक गुम्बद मंदिर के उस तरफ बना हुआ है, मतलब 4 गुम्बद बने हुए हैं। तो उनमें अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो अगर आप इस मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। और टिक्सी टेम्पल के जस्ट सामने ही बना हुआ है माँ कालीवाड़ी मंदिर। तो आप चाहें तो अगर आप टिक्सी टेम्पल आ रहे हैं तो यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको काली माता के साथ साथ श्री कृष्ण, राधा जी, राम दरबार, साथ में गणेश जी के भी दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आप चाहें तो जो जानकारी मैंने वीडियो में दी है तो उसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वेबसाइट की लिंक डाल रखी है, जहाँ पर आपको लिखित में पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्या क्या जगह हैं घूमने लायक और क्या क्या फेमस फूड आइटम की शॉप्स हैं। तो हो सकता है कई सारी जानकारी मैं वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आपको ब्लॉग्स में पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और हाँ, गूगल मैप्स की मैंने उस वेबसाइट पर लिंक भी डाल रखी है, तो आपको सभी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल जाएगी। और सिर्फ इटावा की नहीं दोस्तों, जो जगह मैं घूमने जाने वाला हूँ या फिर जा चुका हूँ, उनसे रिलेटेड भी पोस्टें आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो उस वेबसाइट को बुकमार्क भी बना सकते हैं। इसके बाद जो टिक्सी टेम्पल के बगल से रास्ता गई थी, वहाँ से आप आ सकते हैं इटावा के किला देखने के लिए। जब आप किले की तरफ आ रहे होंगे तो लगभग 500 मीटर चलने के बाद ही आपको यहाँ पर 2 मार्ग नज़र आएंगे। तो आपको यहाँ पर राइट साइड में मुड़ जाना है। और जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आएंगे तो सामने ही आपको यहाँ पर श्री हनुमान घाट नज़र आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं, नहीं तो आपको ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता नज़र आएगी किले तक जाने के लिए। यहाँ पर साइड में पुलिस चौकी भी एक बनी हुई है। जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, मैं पहुँच गया हूँ राजा सुमेर सिंह के किला। रास्ता मैंने आपको दिखाई दिया था, जब आप वहाँ पर जो ऊंचाई वाली रास्ता थी उससे ऊपर चढ़ते हुए आ जाएंगे सीधे तो आप यहीं पर पहुँचेंगे। वैसे हाल ही में ये जगह बंद है, मतलब कि आम नागरिकों के लिए बंद है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं। वैसे जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर कोई मुझे गार्ड वगैरह भी नज़र नहीं आए, तो फिर मैं परमिशन वगैरह के लिए पूछ भी नहीं पाया। साथ में यहाँ पर एक राही आमंत्रण रेस्टोरेंट वगैरह भी बना दिया गया है और एक गेस्ट हाउस भी बना दिया गया है। खैर, गेस्ट हाउस के लिए शायद ये वाली रास्ता जाती होगी जो कि अभी तार से बंद कर दी गई है, और रेस्टोरेंट भी ऊपर बंद है अभी। तो अगर आप घूमना चाहें और अगर आपके परिवार के साथ में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई राजा सुमेर सिंह के किला आ चुका है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ की डिटेल्स वगैरह बता सकते हैं, मतलब ये क्या यहाँ पर सिस्टम है घूमने का, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैं आ चुका हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि इटावा के मुख्य मार्केट के पास में ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूर आप मान के चलिए, लगभग मुख्य मार्केट से इसकी डिस्टेंस 500 मीटर के आसपास होगी। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारे रास्ते हैं, लेकिन रास्ते कई सारे सकरे भी हैं, तो आप बाइक के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन एक आध चौड़े रास्ते भी हैं, जो कि अगर आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो आप उन रास्तों के माध्यम से आ सकते हैं, जिसके लिए आप गूगल मैप्स का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो अगर मैं ज़्यादा डिटेल में बताने लगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप गूगल मैप्स के सहारे यहाँ पर पहुँच सकते हैं बड़े आराम से। और हाँ, इस मंदिर की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो दोस्तों, आप चाहे कभी भी रात में या फिर दिन में इस मंदिर में आ सकते हैं। बाहर से भले ही गेट बंद हो तो आप उसको खोल के अंदर की तरफ आ सकते हैं, कोई परेशानी वगैरह आपको नहीं होगी। पीने पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों, आप आ सकते हैं इटावा लाइन सफारी। वैसे अगर आप कालीबान मंदिर की तरफ जाते हैं या फिर टिक्सी टेम्पल की तरफ जाते हैं, इटावा के रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड से आपको ये रास्ते में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा दूरी जो स्थान है मंदिर है उसको कवर कर रहे हैं, उसके बाद वापस से हम इटावा की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से इसको हमने बाद के क्रम में रखा है। तो अगर मैं यहाँ की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये स्थान खुला रहता है या फिर ये जगह खुली रहती है। चार्जेस वगैरह यहाँ पर अलग अलग रहते हैं। जैसे भारतीय नागरिकों के लिए सबसे ऊपर आपको चार्ज नज़र आ रहा है, इसमें एसी और नॉन एसी की बस के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। अगर आप नॉन एसी बस से घूमना चाहते हैं तो 250 रुपये चार्ज है। अगर आप एसी बस से घूमना चाहते हैं तो आपको बगल में चार्ज दिख रहा होगा। इसी तरीके से बच्चों का चार्ज अलग है। अगर आप विदेशी पर्यटक हैं तो उनके अकॉर्डिंग चार्ज नीचे लिखा हुआ है। अंदर 4D थिएटर भी है, जो कि अभी हाल ही में बंद है। टाइमिंग वगैरह आपको सामने नज़र आ रही है। और हाँ दोस्तों, एक खास बात, अगर आप अपनी खुद की 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर से यहाँ पर आ रहे हैं तो 2 व्हीलर का पार्किंग चार्ज 25 रुपये है और 4 व्हीलर का पार्किंग चार्ज 60 रुपये है। तो उसके लिए आपको एंट्री गेट से पर्ची कटवानी पड़ती है, और जो टिकट काउंटर है वो अंदर की तरफ है। और लाइन सवारी से मात्र 100-200 मीटर दूरी पर ही बना हुआ है दोस्तों केदारेश्वर महादेव मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुत बड़े नंदी महाराज जी के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। उसके पीछे
ये भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और इस समय हाल ही में इस मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही जल्दी ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और मंदिर के अंदर आपको बहुत ही विशाल केदारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, मैं आ चुका हूँ पक्का तालाब। इसके जस्ट सामने यहाँ पर विक्टोरिया हॉल भी बना हुआ है और अगल बगल में कई मंदिर भी हैं, जैसे कि सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर एक बना हुआ है, उसके बगल में ये साईं मंदिर है और दूसरी तरफ यहाँ पर बाबा जागेश्वर नाथ मंदिर बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो काफ़ी सारी जगहें हैं इसके आसपास में और भी घूमने लायक, जिनको आप विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर कंडीशन वगैरह देखकर नज़र आ रहा होगा कि इसका अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तो ये जगह काफ़ी डेवलप हो चुकी हो। वैसे शाम के समय में यहाँ पर काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे कि आप आसपास में देख सकते हैं काफ़ी सारे स्ट्रीट लैंप वगैरह लगे हुए हैं, तो लाइटिंग में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हाँ, रेलवे स्टेशन से इस जगह की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होगी, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अगर आप बस स्टैंड से यहाँ पर आते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर पड़ जाएगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में डिफरेंस लगभग 1 किलोमीटर का है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विक्टोरिया हॉल है। मैं अभी इसके टेरेस पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर सीढ़ियाँ थी ऊपर आने के लिए, और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारा इसका हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है और अभी भी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक भैया से बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया अभी इसमें टाइम लगने वाला है काम में। दोबारा से इस जगह को रिबिल्ड और मतलब दोबारा से जो चीज़ें इसकी टूट चुकी हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। तो इसको खुलने में टाइम लगेगा। जब ये जगह बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी तब ये पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी, तो आराम से आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। तो हो सकता है आपको विक्टोरिया हॉल में भी पुराने समय की काफ़ी सारी झलक देखने के लिए मिल जाए। इसके बाद दोस्तों, आप चाहें तो आ सकते हैं कंपनी गार्डन, जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। यहाँ पर पहुँचने के लिए जो इटावा से सैफई की तरफ रोड जाती है, उस रोड पर आपको इस तरीके से एक ब्रिज देखने के लिए मिलेगा। उस ब्रिज को क्रॉस करने से पहले आपको यहाँ पर कंपनी गार्डन का ये बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। और इस कंपनी गार्डन से जस्ट पहले ही सेंट मैरी स्कूल भी पड़ता है। तो गूगल मैप से हो सकता है इसकी लोकेशन थोड़ी सी ज़्यादा अंदर की तरफ दिखाए, लेकिन अंदर नहीं जाना पड़ता, जस्ट रोड के ये बगल में ही है। लेकिन हाँ, जो ब्रिज के लिए यहाँ पर पार्टीशन लगे हुए हैं, आपको वहीं से जो वो हरे कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है, उससे ही आपको अपने लेफ्ट साइड में आ जाना है, अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं तो। और अगर आप सैफई आना चाहते हैं तो सैफई के लिए सीधा मार्ग जाता है ब्रिज के नीचे से होता हुआ। फिर आप दोस्तों आ सकते हैं पिलुआ हनुमान जी मंदिर घूमने के लिए, जिसकी दूरी इटावा के रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है। और ये मंदिर पिलुआ गाँव के अंदर बना हुआ है, तो गाँव होने की वजह से यहाँ का वातावरण काफी शांत है और मंदिर भी काफी बड़ा बना हुआ है। पिछली बार जब मैं यहाँ पर गया था तब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा था। यहाँ पर दोस्तों आपको बड़े से लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी, जिनका मुंह खुला हुआ है, और ये हनुमान जी की प्रतिमा लड्डू खाती है। तो यहाँ पर कई दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाने के लिए। वैसे हो सकता है आप किसी और दिन जाएं तो ये मंदिर आपको खाली मिले, लेकिन मंगलवार और शनिवार को दोस्तों यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके पास ही बना हुआ है दोस्तों प्रतापनेर किला, जो कि अभी हाल ही में खंडर हो चुका है। और जब आप दोस्तों पिलुआ वाले हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वापस इटावा शहर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको एक साईं मंदिर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर साईं बाबा की विशाल सी प्रतिमा रखी हुई है। चाहे तो आप यहाँ पर भी साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो इतनी सारी जगहें और इतने सारी स्थान घूमने के बाद अंधेरा या फिर शाम हो जाएगी। इसके बाद आप कोई और जगह तो घूम नहीं पाएंगे, तो आप एक रात का इटावा में स्टे करिए। लेकिन शाम के समय सिविल लाइंस पर द ग्रांड होटल के सामने एक स्ट्रीट फूड मार्केट लगता है, जिसमें आपको चोखा बाटी, दाल बाटी के अलावा कई और सारे आइटम्स खाने के लिए मिल जाएंगे। बस यहाँ पर आपको खाने के पहले टोकन लेना पड़ता है, जो आइटम आप खाना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे आप इटावा से जो दूर दूर के स्थान बने हुए हैं उनको घूमेंगे, जिसमें सबसे पहले आप जा सकते हैं पचनदा, उसके बाद आप आ सकते हैं भरे, और वहीं से पास में बना हुआ है वृंदा हर्बल पार्क या फिर वृंदा हर्बल गार्डन। उसके बगल में बना हुआ है महेबा का राम मंदिर और कालका माता मंदिर। फिर वहीं से दोस्तों आप जा सकते हैं जय गुरुदेव मंदिर खितौरा के लिए। उसके पास में बना हुआ है पागल बाबा मंदिर। ये खैर दोनों मंदिर मथुरा में भी हैं और यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर भी ये दोस्तों काफ़ी सुंदर मंदिर बने हुए हैं, तो आपको इन दोनों मंदिर का घूमना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके बाद यहीं से पास में बना हुआ है एक छोले मंदिर भरतना के अंदर ही। तो मतलब इटावा से दूरी पर भी कई सारे ऐसे पॉइंट है जिनको आपको घूमना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। खैर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो अगले हफ्ते मेरे चैनल पर इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बजट की, यानी कि अगर आप इटावा शहर घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपका बजट क्या रहने वाला है। तो लगभग 1000 से 1500 रुपये मैक्सिमम बजट आने वाला है आपका
अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं यानी कि अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और अकेले शहर घूम रहे हैं, जिसमें मैंने पूरा खर्चा जोड़ लिया है आपका रुकने का, खाने का और आने जाने का यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का। इसके अलावा आपका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह नहीं होगा। फिर आपकी मर्जी, आप जिस लेवल पे प्राइवेट कार या फिर टैक्सी में घूम रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बजट आपका बढ़ सकता है। बात करूँ सबसे बेस्ट मौसम की, तो जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सर्दी का मौसम आने लगता है यानी कि सितंबर से लेकर मार्च के बीच में आप चाहें कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। उस बीच में काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ का रहता है। लेकिन अगर आप गर्मियों के समय यहाँ पर आते हैं तो हो सकता है आपको घूमने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े गर्मी की वजह से, क्योंकि चंबल के आसपास के जितने भी रीजन पड़ते हैं उसमें गर्मी के समय में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लगभग टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास भी पहुँच जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। आसपास की जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस थी वो मैंने सभी इस वीडियो में कवर कर ली। और अगर कोई छूट जाती है और अगर आप इटावा के हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अगर फ्यूचर में मैं फिर कभी यहाँ पर आऊँगा तो उस चीज़ को ज़रूर कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो में तो मैं आपको दिखाता ही हूँ, साथ में मुझे भी घूमने का बहुत शौक है। तो मैं जब घूमता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई जगह मुझसे मिस ना हो जाए, साथ ही साथ आप लोगों को भी वो जगह घुमाता चलूँ। तो अगर आप आगे फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है भैया, हर दूसरे हफ्ते या फिर हर हफ्ते मेरे यूट्यूब चैनल पर एक ना एक वीडियो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से रिलेटेड अपलोड की जाती है, जिसमें आपको वहाँ से रिलेटेड बजट, साथ में क्या क्या घूमने के स्थान है, क्या क्या फेमस फूड आइटम है, उनसे रिलेटेड जानकारी मिल जाती है। तो आप भी मेरे माध्यम से वहाँ पर घूम सकते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो और जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे लिख कर आ रही है और मेरा ब्लॉगिंग चैनल है चंबल का लड़का, जिसको आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अपने किस तरीके से मैं वीडियो वगैरह शूट कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं घूमने जा रहा हूँ, उससे रिलेटेड ब्लॉग्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये फर्स्ट एपिसोड है इटावा की सीरीज का। सेकंड एपिसोड जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर हो सकता है आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो मेरे चैनल पर हो सकता है वो वीडियो अपलोड भी कर दी गई हो। तो अगर वो वीडियो अपलोड हो चुकी होगी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। और इटावा से रिलेटेड डिटेल में जानकारी देखनी है सभी जगहों की जो जो हमने वीडियो में कवर की है, तो वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी।